इस कहानी की शुरुआत सन 1985 के समय से होती है, जहां टॉम नाम का आदमी लाइट हाउस की रखवाली कर रहा होता है क्योंकि वो एक लाइट हाउस कीपर होता है। तभी उसे समुद्र के किनारे पर एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास जाता है, लेकिन उस लड़की की हालत बहुत खराब होती है। उसके शरीर पर काफी घाव होते हैं, इसीलिए उसे उठाकर अपने घर के अंदर ले आता है। तभी अचानक से उस लड़की की आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि वो उसका दुश्मन है, इसीलिए उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तभी अचानक से उसे टीवी में सबमरीन दिखाई देती है और उस पर अटैक करके टीवी को डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके घाव पर पट्टी बंधी हुई होती है और तभी वहाँ टॉम उसके लिए चाय लेकर आता है और फिर उसे चाय पीना सिखाता है। टॉम उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मेरा नाम अटलाना है और मैं अटलांटिस की क्वीन हूँ। और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम आर्थर होता है। अटलाना टॉम को कहती है कि हमारा बेटा मिसाल बनेगा कि अलग दुनिया के लोग साथ रह सकते हैं और आगे चलकर यह हमारी दुनियाओं को एकजुट करेगा। और अब वो तीनों साथ में बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक एक दिन अटलांटिस से सैनिक अटलांटा को लेने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अटलांटा लाइट हाउस में रहती है। वो सभी अटलाना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटलाना एक एक करके उन सभी सैनिकों को मार देती है। लेकिन अब अटलाना को पता चल गया था कि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसीलिए अटलांटिस के महाराज उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे और अगली बार उसे लेने के लिए पूरी सेना को भेजेंगे। इसलिए अटलाना टॉम और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए वापस लौटने का फैसला करती है। लेकिन वो टॉम से कहती है कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी और तुम आर्थर का अच्छे से ख्याल रखना और इसे कभी भी मेरे बारे में भूलने मत देना। यह कहकर अटलाना वहाँ से पानी में चली जाती है। वहीं फिर हमें पानी के अंदर एक एक्वेरियम को दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के सभी बच्चों को समुद्र के बारे में जानकारी देने के लिए उस एक्वेरियम में लाया होता है। इन सभी बच्चों में आर्थर भी होता है जो फिशेस से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ दूसरे स्टूडेंट आकर आर्थर को परेशान करने लगते हैं। यह देखकर शार्क आर्थर को बचाने के लिए उस एक्वेरियम पर अटैक करने लगती है, जिससे वो एक्वेरियम क्रैक होने लग जाता है। तभी आर्थर अपनी पावर से उस शार्क को कंट्रोल करता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है क्योंकि आर्थर एक अटलांटियन होता है और ऐसा लगता है जैसे सारी मछलियाँ आर्थर को प्रोटेक्ट कर रही हो, जिससे सभी स्टूडेंट और टीचर काफी डर जाते हैं। वहीं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ समुद्री लुटेरे एक सबमरीन पर अटैक करते हैं और उसके कैप्टन और बाकी लोगों को मार डालते हैं। इन सभी लुटेरों का कैप्टन ब्लैक मेंटा होता है। ब्लैक मेंटा के डैड उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसका खौफ अब बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसे एक खंजर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे दादा का था और तुम्हारे दादा वर्ल्ड वार 2 में नेवी के सबसे काबिल सैनिक और गोताखोर थे। लेकिन वार खत्म होने के बाद देश उन्हें भूल गया, इसीलिए वो समुद्र में लौट गए और इस खंजर की वजह से ही जिंदा रहे। और उन्होंने मुझे ये खंजर तब दिया था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, इसीलिए अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वो एक खानदानी लुटेरे होते हैं। तभी अचानक से एक चीज उस सबमरीन से टकराती है और मेंटा को लगता है कि किसी सबमरीन ने उन्हें टक्कर मारी है। तभी मेंटा के लोग उसे बताते हैं कि वो एक आदमी है जो और कोई नहीं बल्कि आर्थर होता है, जिसे सभी लोग एक्वामैन के नाम से जानते हैं। एक्वामैन अपनी पावर से उस सबमरीन को पकड़कर ऊपर ले आता है, जिससे मेंटा समझ जाता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, इसीलिए वो अपने सभी साथियों को चौकन्ना रहने को कहता है। तभी आर्थर उस सबमरीन में एंटर कर जाता है और एक एक करके उन सभी लुटेरों को मारने लग जाता है क्योंकि अटलांटियन होने की वजह से उसमें बहुत पावर होती है। फिर आर्थर टारपीडो बे में जाता है क्योंकि वहाँ सबमरीन का बचा हुआ क्रू लुटेरों के डर से छिपा हुआ था और आर्थर उन्हें ही बचाने के लिए यहाँ आया था। और फिर वो एक एक करके उन सभी को बाहर निकालने लग जाता है। तभी अचानक वहाँ मेंटा बाहर आकर आर्थर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आर्थर नीचे गिर जाता है। मेंटा आर्थर पर अटैक करता है, लेकिन आर्थर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उसे बहुत मारता है और उसकी तलवार भी तोड़ देता है। तभी वहाँ मेंटा के डैड आकर आर्थर को शूट कर देते हैं, जिससे आर्थर दूर जाकर गिरता है और उन्हें लगता है कि वो मर गया है। लेकिन तभी आर्थर वापस उठ जाता है और वो एक पाइप को तोड़कर उसके हाथ के आर पार घुसाकर उसे इंजर्ड कर देता है और उसे कहता है कि तुम सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी वो एक्वामैन पर वापस से शूट करता है, लेकिन एक्वामैन उससे बच जाता है। लेकिन वो गोली सबमरीन पर टकराती है, जिससे पानी अंदर आने लग जाता है और उसके पैरों पर मिसाइल गिर जाती है। मेंटा अपने डैड को बचाने के लिए उस मिसाइल को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मिसाइल बहुत भारी होती है। वो एक्वामैन से हेल्प मांगता है कि मेरी मदद करो, लेकिन आर्थर उसे कहता है कि तुम लोगों को मारते हो, इसीलिए आज तुम समुद्र का खेल देखो। और फिर आर्थर वहाँ से चला जाता है और अब उस सबमरीन में पानी भराने की वजह से उसका सिस्टम भी फेल हो रहा होता है, इसीलिए मेंटा के डैड उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ ताकि तुम उस घमंडी एक्वामैन से बदला
ले सको। लेकिन फिर भी मेंटा वहाँ से नहीं जाता। ये देखकर उसके डैड अपने पास के एक बॉम्ब की चाबी निकाल देते हैं और मेंटा से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। मेंटा के बाहर जाते ही सबमरीन में एक ब्लास्ट होता है, जिससे अब मेंटा को एक्वामैन पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं फिर आर्थर उन सभी लोगों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर वो अपने डैड के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ भी न्यूज में यही बताया जा रहा होता है कि एक अलौकिक शक्ति वाले एक्वामैन ने समुद्री लुटेरों से एक बार फिर लोगों की जान बचाई है। तो टॉम समझ जाता है कि ये सब उसके बेटे ने किया है और वो उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर कुछ बड़ा करोगे। तुम्हारी माँ कहती थी कि तुम एक दिन दोनों दुनिया को एकजुट करोगे। लेकिन आर्थर कहता है कि अटलांटिस ने मेरी माँ की जान ली है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपसे प्यार किया। वहीं फिर हमें समुद्र में कई अटलांटिस को दिखाया जाता है, जहाँ ओर्म ने बादशाह नेरियस को मिलने के लिए बुलाया होता है। ओर्म अटलाना का दूसरा बेटा होता है। वो नेरियस को कहता है कि एडलन के समय पर जब सातों सल्तनत एक थी, तब हमारे बुजुर्ग यही मिला करते थे और वो अब तक की सबसे शांत हुकूमत थी, क्योंकि अब ये सातों ट्राइब अलग हो चुके थे। ओर्म कहता है कि अभी भी मैं एडलन के तख्त पर हूँ, लेकिन अभी भी मैं पुराने नियमों में दबा हुआ हूँ, जबकि ऊपर इंसानों का दिन ब दिन जुल्म बढ़ता जा रहा है। तो नेरियस उसे कहता है कि इंसान हमेशा से हिंसा के शिकार बने हैं, इसीलिए अगर हमने लड़ाई की तो आपस में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ओर्म कहता है कि वैसे भी तो वो हमें खत्म कर ही रहे हैं, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम बाहर जाकर उन पर राज करें। तभी वहाँ वल्को आता है और वो नेरियस को कहता है कि आप हमसे हाथ मिला लीजिए। तो नेरियस वल्को को कहता है कि ये मर्जी नहीं मजबूरी है, क्योंकि हमारा कानून ये है कि बाहर जमीन पर हुकूमत करने के लिए 7 में से 4 सल्तनत का साथ होना जरूरी है। और मैं जानता हूँ कि तुम चारों सल्तनत को साथ करके एक बहुत ही ताकतवर सेना बनाना चाहते हो ताकि तुम ओशियन मास्टर बन सको। तो ओर्म कहता है कि मेरे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मुकाम को हासिल कर सकता है। तो नेरियस कहता है कि हमने सुना है कि तुम्हारा एक सौतेला भाई भी है जो ऊपर जमीन पर रहता है, इसीलिए तुम अटलांटिस के तख्त पर जरूर हो, लेकिन तुम इकलौते दावेदार नहीं हो। तो ओर्म कहता है कि मेरा सौतेला भाई अभी तक अटलांटिस आया भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक सबमरीन उन पर अटैक कर देती है। ये देखकर वो सभी कि जमीन वाले हम पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए वो सब उन पर अटैक करते हैं और उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेरियस ये देखकर कि इंसानों ने पहले हम पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए वो ओर्म का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं आर्थर अपने पिता को लेकर वापस घर लौट रहा होता है कि तभी उसके पास मेरा आती है। मेरा नेरियस की बेटी होती है और वो नहीं चाहती थी कि ओर्म इंसानों पर हमला करे, इसीलिए वो आर्थर से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अटलांटिस चलना होगा, क्योंकि तुम्हारा सौतेला भाई ओर्म जमीन पर हमला करने वाला है, जिससे तुम्हारे और मेरे सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। तो आर्थर कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहती है कि दोनों दुनियाओं को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अटलांटिस के तख्त पर अपना हक जमा लो, क्योंकि तुम मलिका अटलाना की पहली औलाद हो। तो आर्थर उसे कहता है कि मैं कोई राजा नहीं हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि ओर्म मेरे वहाँ जाते ही मुझे राजा बना देगा, और मैं उस माँ की नाजायज औलाद हूँ जिसे उन्होंने मार दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो मेरा कहती है कि मैं वल्को की वजह से यहाँ आई हूँ, क्योंकि वल्को को पता चल गया है कि एडलेन का ट्राइडेंट कहाँ है, और अगर तुम उस ट्राइडेंट को पाने में कामयाब हो गए तो सब तुम्हारी सुनेंगे, क्योंकि एडलेन का ट्राइडेंट इतना खतरनाक होता है कि वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए तुम उसे पाने के बाद ओर्म को युद्ध में हराकर तख्त को हासिल कर लेना। लेकिन आर्थर कहता है कि मेरी रियासत मेरी माँ के साथ ही खत्म हो गई है, और अगर ओर्म ने हमला किया तो मैं उन सबको चुन चुन कर मारूंगा। यह कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें ब्लैक मेंटा को दिखाया जाता है, जिससे ओर्म के सैनिक मिलने आते हैं, क्योंकि ओर्म के कहने पर ही उसने सबमरीन से वहाँ अटैक करवाया था। इसका मतलब ये था कि इंसानों ने वहाँ अटैक नहीं किया था, बल्कि ओर्म ने नेरियस का साथ पाने के लिए ये सब किया था। इस काम के लिए वो सैनिक मेंटा को इनाम देते हैं, लेकिन मेंटा कहता है कि मुझे इनाम नहीं बल्कि एक्वामैन चाहिए, क्योंकि उसने मेरे डैड को मारा है। लेकिन वो सैनिक कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो अपने डैड को लेकर घर लौट रहा होता है। तभी वो देखता है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और वो सभी जहाजों को बहाकर किनारों की तरफ ला रहा है। यह देखकर आर्थर बहुत स्पीड में वहाँ से गाड़ी भगाता है, लेकिन तभी उसकी कार भी तूफान की चपेट में आ जाती है और एक लकड़ी से टक्कर की वजह से वो अपने डैड से बहुत दूर चला जाता है। वो अपने डैड को ढूंढता हुआ आगे आता है, लेकिन उसे अपने डैड कहीं नजर नहीं आते। तभी उसे एक अजीब सा कवच दिखाई देता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि मेरा ने उसके डैड को बचाने के लिए वो कवच बनाया था। आर्थर अपने डैड को बाहर निकालता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। ये देखकर मेरा अपनी पावर से टॉम के शरीर का पानी निकालती है, जिससे उसकी सांसें वापस से चलने लग जाती है। आर्थर ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो मेरा को
थैंक्स कहता है। फिर वो देखते हैं कि पूरा टाउन तबाह हो गया है और हर जगह कचरा ही कचरा पड़ा होता है। मेरा आर्थर को कहती है कि ये सब ओर्म ने किया है और ये आने वाली तबाही का नमूना है। वहीं फिर हमें अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि कल बाढ़ आने की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच गई है और हर जगह जहाजों के मलबे और कचरे पड़े हुए हैं और वो कचरा इतना ज्यादा है कि जिसे साफ करना नामुमकिन है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शिन नाम का आदमी न्यूज में दावा कर रहा होता है कि सब अटलांटिस ने किया है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता कि अटलांटिस सच में होते हैं। वहीं फिर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो मेरा के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो दोनों अटलांटिस जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में आर्थर को अपने बचपन की बातें याद आने लग जाती है कि जब पहली बार वल्को से पानी के अंदर लेकर गया था तो उसे पता चला था कि वो पानी में बात कर सकता है। तो वल्को ने उसे कहा था कि हम सिर्फ पानी में बात ही नहीं कर सकते बल्कि बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे बहुत ही स्पीड में स्विम करना। और साथ ही वल्को उसे ये भी बताता है कि अटलांटिस का शरीर इतना शक्तिशाली होता है कि वो बेइंतहा ठंड और दबाव को सहन कर सकता है और साथ ही तुम अंधेरों में भी अपना रास्ता देख सकते हो। और धीरे धीरे वल्को उसे ये सब कुछ सिखाने लग जाता है। तभी हमें वापस प्रेजेंट में आर्थर को दिखाया जाता है जहाँ मेरा आर्थर को अपने छिपाए हुए शिप तक लेकर जाती है और फिर वो दोनों उस शिप में बैठकर निकल जाते हैं। मेरा एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए आर्थर को अटलांटिस की सल्तनत तक लेकर जाती है जहाँ अंदर जाने के लिए पुल बनाया होता है। मेरा आर्थर को कहती है कि ये पुल सदियों पहले बनाया गया था और राजधानी में जाने का यही इकलौता रास्ता है। तो आर्थर कहता है कि हम दीवार कूदकर भी तो अंदर जा सकते हैं। तो मेरा कहती है कि जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो हाइड्रो कैनन्स की अटैक की वजह से मारा गया। फिर वो दोनों उस ब्रिज से अंदर एंटर करते हैं क्योंकि मेरा के पास वहाँ का परमिट होता है। अटलांटिस बहुत ही खूबसूरत और हाईटेक सिटी होती है जिसे देखकर आर्थर भी हैरान हो जाता है। फिर मेरा उसे पुराने शहर में एक महफूज जगह में लेकर जाती है क्योंकि शाही घराने वाले इतनी गहराइयों में कभी नहीं आते। और फिर वो दोनों उस पुरानी शिप के अंदर जाते हैं जिसे मेरा ने अपने मैजिक से कवर कर रखा था क्योंकि शाही खून ही पानी और हवा में सांस ले सकता है। वल्को भी वहीं होता है। आर्थर वल्को को कहता है कि लो मैं तुमसे मिलने आ गया। मेरा वल्को को कहती है कि ओर्म ने जमीन वालों पर हमला क्यों किया। तो वल्को से कहता है कि पहले जमीन वालों ने हम पर और तुम्हारे पिता पर हमला किया था। तो आर्थर उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके लिए अटलांटिस एक कहानी है। तो वल्को कहता है कि मैं वही था जब इंसानों ने हम पर सबनीन से हमला किया था क्योंकि वल्को को भी पता नहीं होता कि ये सब ओर्म ने मेंटा की मदद से किया था। फिर वल्को मेरा को बताता है कि अब जेबल और अटलांटिस दोनों मिल गए हैं जिससे ओर्म के पास इतनी बड़ी फौज है जो बाकी सल्तनतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए अगर ये जंग रोकनी है तो आर्थर को अभी ओर्म का तख्त छीनना होगा। तो आर्थर कहता है कि मैं तो एक परदेसी हूँ इसीलिए मैं बादशाह कैसे बनूंगा। तो वल्को कहता है कि अगर तुम एडलन का खोया हुआ ट्राइडेंट हासिल कर लो तो तुम आवाम के दिल और दिमाग पर छाकर तुम साबित कर पाओगे कि तुम ही तख्त के लायक हो। तो आर्थर उसे कहता है कि ऐसी वे कहानी है। तो वल्को से बताता है कि यह हकीकत है और उस ट्राइडेंट को दुनिया के सबसे होनहार वेपन मास्टर ने पोसाइडन के लोहे से बनाया था जो सिर्फ उन्होंने बादशाह एडलन के लिए बनाया था जो अटलांटिस के पहले बादशाह थे। और कहते हैं कि उस ट्राइडेंट में समंदर को अपने इशारों पर चलाने की काबिलियत है। तो आर्थर वल्को को कहता है कि फिर वो ट्राइडेंट कहाँ गायब हो गया। तो वल्को कहता है कि हमें जानने के लिए उस जमाने में जाना होगा जब अटलांटिस आबाद था, जब हर चीज पर बादशाह एडलन का राज था और अटलांटिस की पूरी सल्तनत एक थी। वो जमाना खुशहाली और तकनीकी तरक्कियों का था और हमें उस जमाने में ही बेशुमार ऊर्जा पैदा करने का तरीका मिल गया था जबकि बाकी दुनिया अंधेरों में गुजारा कर रही थी। लेकिन हमारी ख्वाहिशें और ताकत की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई जिससे सब कुछ तबाह हो गया और पूरा अटलांटिस समुद्र में ढह गया। और जो ताकत हमारी बर्बादी का सबक बनी थी उसी ने हमें आने वाले कल को संवारना सिखाया और हमें पानी में सांस लेने की काबिलियत दी। और हम नए नए बदलाव अपनाते रहे, कुछ अड़े रहे और वेशी बन गए। और बादशाह ने खुद को सजा देने के लिए तन्हाई की जिंदगी अपनाई और गुमनामी में खो गए। और तब से उन्हें और ट्राइडेंट को किसी ने नहीं देखा। लेकिन फिर वल्को से बताता है कि कुछ महीनों पहले हमारे पुरातात्विक विभाग को ये डिवाइस मिला है जो अटलांटिस के पुराने खानदान का है और मुझे विश्वास है कि इसमें ट्राइडेंट का ठिकाना जरूर होगा। तो आर्थर कहता है कि हमें इसे खोलकर देखना होगा। लेकिन वल्को कहता है कि ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है इसीलिए नहीं खुलता। लेकिन इस पर डेजर्टर सल्तनत की निशानियां बनी हुई है इसीलिए तुम्हें इसे वहीं ले जाकर खोलना होगा जिससे ही तुम्हें पता चलेगा कि एडलन का मकबरा कहाँ है। तभी वहाँ ओर्म के सैनिक आकर एक ब्लास्ट करते हैं जिससे सभी दूर जाकर गिरते हैं। वल्को मेरा को लेकर एक जगह छिप जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ओर्म को इसके बारे में पता चल गया कि हम आर्थर का साथ दे रहे हैं तो वो हमें भी जेल में डाल देगा।
वो सैनिक आर्थर को कहते हैं कि हम तुम्हें सरहद पार करने के जुर्म में पकड़ने आए हैं। तभी आर्थर एक एक करके उन सभी को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत ही पावरफुल सोल्जर आता है जिसके पास बहुत ही एडवांस हथियार होते हैं और वो अपने हथियार की मदद से आर्थर को पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। वहीं मेरा और वल्को को ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलना पड़ता है। वहीं वो सैनिक आर्थर को फिर से पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को सभा में बंदी बनाया होता है। तभी ओर्म उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। तो आर्थर उसे कहता है कि तुम एक बार मेरी हथकड़ियाँ खोल दो, फिर मैं तुम्हारा सारा दम निकाल दूंगा। तो ओर्म उसे कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए माँ का हथियार साथ लेकर आए हो, और क्या यही कारण है कि तुम मुझे मारने के लिए इतने सालों बाद यहाँ आए हो? तो आर्थर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ दुनिया को तबाह करने से रोकने आया हूँ। तो ओर्म उसे कहता है कि जो जुर्म जमीन वाले हम पर करते आए हैं उसे तुम कैसे रोकोगे, क्योंकि सदियों से इंसानों ने हमारे पानी को दूषित किया, मछलियों को जहर दिया गया, उन्हें मारा गया, और तुम उन इंसानों को बचाने के लिए तख्त पर हक जताने आए हो। तो आर्थर कहता है कि जंग रोकने के लिए मुझे ये भी मंजूर है। यहाँ ओर्म आर्थर को गुस्सा दिलाकर फंसा रहा होता है ताकि वो उससे अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। आर्थर उसके जाल में फंस जाता है और वो उससे शाही अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मुझसे कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं सारे फरमान खारिज कर दूंगा और कोई जंग नहीं होगी, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मरोगे। फिर वो अपने सैनिकों को अखाड़े को तैयार करने को कहता है। वहीं फिर वल्को आर्थर के पास जाकर उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुम समझ नहीं पाए कि ओर्म तुम्हें चुनौती देकर फंसा रहा है। तो आर्थर कहता है कि उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वल्को कहता है कि तुम जमीन के 30 मार खाओगे, लेकिन यहाँ तुम्हारे हर वार पर पानी फिर जाएगा। ओर्म ने अपनी पूरी जिंदगी पानी में तालीम लेते हुए गुजारी है, जिससे उसे कोई भी पानी में हरा ना पाए। तो आर्थर कहता है कि थोड़ी तालीम तो आपने मुझे भी दी है। फिर हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ वल्को आर्थर को ट्राइडेंट चलाना सिखा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन फिर वल्को अपने ट्राइडेंट को बहुत ही फास्ट मूव करके कवच बना लेता है। तो आर्थर उससे पूछता है कि तुमने कैसे किया? तो वल्को कहता है कि तुम ट्राइडेंट चलाना सीख जाओ, मैं तुम्हें ये भी सिखा दूंगा। आर्थर उस कवच को तोड़ने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इससे दूर जाकर गिरता है। आर्थर वल्को कहता है कि ये तो चीटिंग है, हम इसकी जगह तलवार क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो वल्को से समझाता है कि तुम्हारी माँ का ट्राइडेंट है और अगर तुम इसे नहीं चला पाए तो तुम कभी भी बादशाह नहीं बनोगे। तो आर्थर कहता है कि मेरी माँ मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आती? तो वल्को से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। तो आर्थर कहता है कि तुम कब तक मुझसे झूठ बोलोगे? तुमने जो कुछ कहा मैंने वो सब किया, और जब भी मैं कोई इम्तिहान पास करता हूँ तो तुम दूसरा ले आते हो, और क्या मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती? तो वल्को से कहता है कि मलिका अटलाना को इस जहां में तुमसे प्यारा और कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए उन्हें अटलांटिस लौटना पड़ा। बादशाह ऑर्वेक्स और उनका रिश्ता काफी पहले ही तय हो चुका था, इसलिए मजबूरन उन्हें उससे शादी करनी पड़ी और वारिस देना पड़ा शहजादा ओर्म। पर जब ऑर्वेक्स को तुम्हारे बारे में पता चला तो जलन की आग में अंधे हो गए और उन्होंने तुम्हारी माँ को ट्रेंच के जानवरों को बलि चढ़ा दिया। इन सभी बातों को याद करके आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो वल्को को कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ओर्म मेरा को एक ब्रेसलेट देता है और उसे कहता है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन वो असल में एक ट्रेकर होता है, क्योंकि ओर्म को मेरा पर शक था कि वो भी आर्थर के साथ मिली हुई है। वहीं फिर लड़ाई के लिए आर्थर को अखाड़े में लाया जाता है जहाँ हर तरफ लावा ही लावा होता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पहले तो दोनों एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ओर्म आर्थर पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो ट्राइडेंट चलाने में माहिर था। वो आर्थर पर बार बार वार करता है, जिससे आर्थर का ट्राइडेंट टूट जाता है। यह देखकर आर्थर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो ट्राइडेंट उसकी माँ का था। तभी ओर्म आर्थर को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मेरा अपनी पावर से ओर्म को नीचे गिरा देती है और फिर वो आर्थर को अपनी शिप में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। मेरा आर्थर पर बहुत गुस्सा होती है कि हमारा प्लान था कि एडलन का ट्राइडेंट हासिल करके ओर्म को चुनौती देना। तभी ओर्म के सैनिक अपनी शिप लेकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। मेरा फुल स्पीड में वहाँ से भाग रही होती है। मेरा को एक आइडिया आता है और वो अपनी शिप को ब्रिज के कैनन की तरफ लेकर जाती है, जिससे कैनन के अटैक से वो ओर्म के सारे सैनिकों को मार देती है। लेकिन ओर्म अभी भी उनके पीछे होता है और उस पर फायर कर देता है, जिससे मेरा का शिप लावा में गिरने लगता है। और मेरा का यही प्लान होता है कि उन सभी को धोखा दे और उन्हें ऐसा लगे कि वो मर गए हैं, इसीलिए वो शिप के लावा में गिरने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। और फिर आर्थर अपनी पावर से व्हेल से बात करता है और उसके मुंह में वो दोनों छिप जाते हैं। फिर ओर्म जब अपने सैनिकों के साथ वहाँ उन्हें ढूंढने जाता है तो उसे भी ऐसा ही लगता है कि वो मर गए
हैं। वहीं मेरा बहुत हैरान होती है क्योंकि आर्थर वेल से बात कर रहा होता है। फिर आर्थर उससे पूछता है कि अब हमें कहाँ चलना होगा, तो मेरा कहती है कि हमें डेजर्टर की सल्तनत में चलना होगा जो सहारा रेगिस्तान में है। फिर वो दोनों पानी से बाहर निकलकर एक प्लेन से सहारा के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उस ब्रेसलेट की मदद से ओर्म को पता चल जाता है कि मेरा जिंदा है और वो डेजर्टर की सल्तनत की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए वो कैप्टन को उन्हें खत्म करने के ऑर्डर देता है। लेकिन तभी जेरियस उसे कहता है कि मेरा को गिरफ्तार करो और सही सलामत मेरे हवाले करो। तो ओर्म कहता है कि उसने गद्दारी की है। तो नेरियस कहता है कि वो मेरी बेटी है, इसीलिए अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो मैं लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ओर्म को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो कहता है कि उन्हें गिरफ्तार करो। वहीं हमें मेरा को दिखाया जाता है जिससे हमने डिवाइस की मदद से पता चल जाता है कि डेजर्टर की सल्तनत ठीक उनके नीचे है। इसीलिए वो दोनों बिना पैराशूट के ही नीचे कूद जाते हैं क्योंकि अटलांटियन होने की वजह से उनकी बॉडी बहुत मजबूत होती है। इसीलिए वो दोनों सेफली नीचे लैंड कर जाते हैं। वहीं हमें ब्लैक मेंटा को दिखाया जाता है जिससे ओर्म के सैनिक मिलना आते हैं। वो उसे ओर्म का पैगाम देते हैं जिसमें ओर्म उसे बताता है कि मैं नियमों में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं आर्थर और मेरा को खत्म नहीं कर सकता, मगर तुम उसे मार सकते हो और अपने पिता की मौत का बदला ले सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अटलांटियन के सबसे खतरनाक हथियार लेकर आया हूँ। फिर मेंटा जब उस हथियार को टेस्ट करता है तो बहुत ही पावरफुल होते हैं और फिर उन सभी हथियारों को कस्टमाइज करके अपने लिए बहुत ही पावरफुल सूट बनाने लग जाता है। वहीं हमें मेरा और आर्थर को दिखाया जाता है जिन्हें डेजर्टर की सल्तनत तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है और वो दोनों उसके अंदर कूद जाते हैं, जहां वो बहुत सारी सुरंगों से होते हुए एक जगह पहुंचते हैं जो असल में एक हथियार खाना होता है और उन्हें वहां वो ढांचा भी मिलता है जिससे एडलन का ट्राइडेंट बनाया गया था, जिससे उन्हें वल्को की बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं एक मशीन भी होती है जिसकी चाबी वही डिवाइस होता है जो वल्को ने उन्हें दिया था। मेरा उसे उसमें फिट कर देती है जिससे वो मशीन ऑन हो जाती है और उन्हें उसमें एडलन का होलोग्राम दिखाई देता है जिसमें बादशाह एडलन कहते हैं कि इस ट्राइडेंट में अटलांटिस की ताकत बसी है, इसीलिए अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो कयामत आ जाएगी, लेकिन अगर ये असली वारिस के हाथ लगा तो वो सारी सल्तनतों को एकजुट कर देगा। इसीलिए अगर तुम्हें इस ट्राइडेंट को हासिल करना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। और फिर वो एक पहेली बताते हैं कि ढूंढो दुनिया का आखिरी छोर। वहीं ये समंदर की छिपी डोर दिखाएगी राह उथल पुथल काम की बोतल, उसके हाथों पूरी होगी दीदार की चाहत, जिसके पास हो बादशाहत। ये कहते हैं वो प्रोजेक्शन बंद हो जाता है। मेरा उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि और किसी को भी इसके बारे में पता न चले। तभी वहाँ उन्हें एक बोतल मिलती है जिसमें एक नक्शा होता है और उस पर दुनिया के आखिरी छोर पर रेड पॉइंट किया होता है। इसीलिए वो इटली के सिसिली शहर में जाते हैं क्योंकि वही दुनिया का आखिरी छोर होता है। मेरा भी बस्ती में जाकर बहुत खुश होती है और वहाँ वो नई नई चीजें देखती है। फिर वो वहाँ एक खंडर जगह पर पहुँचते हैं जहाँ आर्थर जब उस बोतल में देखता है तो उसे समझ आता है कि इस बोतल में एक मैप है और वो मेरा को दिखाता है। लेकिन मेरा उससे कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरफ देखना है। तभी आर्थर उसे उस पहेली की आखिरी लाइन याद दिलाता है कि उसके हाथों पूरी होगी दीदार की चाहत, जिसके पास हो बादशाहत। आर्थर इसे समझ जाता है कि इन सभी स्टेचू में से सिर्फ एक ही स्टेचू ऐसा है जो पहले बादशाह थे और वो स्टेचू रोम के पहले बादशाह का होता है। और फिर आर्थर उस स्टेचू के हाथ में बोतल रखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जिस तरफ एटलन का ट्राइडेंट था। मेरा और आर्थर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ ब्लैक मेंटा ओर्म के सैनिकों के साथ आ जाता है और वो अपने लेजर की मदद से उन पर अटैक कर देता है जिससे आर्थर दूर जाकर गिरता है। वही ओर्म के सैनिक मेरा को पकड़ने के लिए उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मेरा किसी तरह वहाँ से बचकर भागने लग जाती है। वहीं आर्थर ब्लैक मेंटा से पूछता है कि तुम कौन हो, तो मेंटा उसे कहता है कि मैं वही समरीन लुटेरा हूँ जिसके डेड को तुमने मरने दिया था। फिर उन दोनों में वापस से फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन मेंटा अपने सूट की वजह से बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो आर्थर को इंसल्ट कर देता है और फिर वो वापस से अपनी लेजर से उस पर अटैक करता है जिससे आर्थर नीचे गिर जाता है। वहीं मेरा उन सबसे बचकर भाग रही होती है। वहीं आर्थर भी ब्लैक मेंटा से छिप रहा होता है, लेकिन तभी वो वहाँ उस पर अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और एक बहुत बड़ा घंटा एक छोटी लड़की पर गिरने वाला होता है। ये देखकर आर्थर उस घंटे को जोर से हिट करता है और उसकी जान बचा लेता है और फिर वो वहाँ फंसे सभी लोगों को बाहर निकालता है। लेकिन तभी मेंटा वापस से वहाँ आ जाता है और उन दोनों में फाइट होती है और आर्थर मेंटा को दूर फेंक देता है। वहीं मेरा को भी ओर्म के सैनिक पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी मेरा अपनी पावर से वहाँ रखी बोतल से उन पर अटैक करती है और उन सभी को मार देती है। वहीं गिरने की वजह से मेंटा का सूट भी खराब हो जाता है। ये देखकर आर्थर उसके ऊपर चेन से लगी बोतल फेंकता है जिससे उसकी लेजर लाइट उसी के ऊपर चल जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से टूटकर पानी में गिर जाता है। वहीं आर्थर की हालत भी बहुत
खराब होती है और वो मेरा को बताता है कि ओर्म तुम्हें ट्रैक कर रहा है। ये सुनकर मेरा समझ जाती है कि वो ब्रेसलेट ही ट्रैकर है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और मेरा एक बोट से उथल पुथल लहरों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ मेरा उसे बताती है कि उथल पुथल लहरें ट्रेंच सल्तनत की तरफ जाती है और ये वही है जिन्हें तुम्हारी माँ की बलि दी गई थी। वहीं हमें ओर्म को दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका होता है कि वल्को ने आर्थर का साथ दिया है, इसीलिए उसे जेल में बंद करवा देता है और वो कहता है कि इसे ऐसी जगह रखना जहाँ से सारा नजारा नजर आए। वहीं आर्थर और मेरा ट्रेंच सल्तनत तक पहुँच चुके होते हैं और तभी ट्रेंच के जानवर उन पर हमला करने लगते हैं। मेरा और आर्थर उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए आर्थर मेरा को बोट के अंदर ले जाता है और आर्थर वहाँ से ग्लो स्टिक निकालता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गहराई में रहने वाले जानवर रोशनी से डरते हैं और होता भी ऐसा ही है, वो जानवर रोशनी से डर रहे होते हैं। फिर आर्थर और मेरा समुद्र के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन ट्रेंच के जानवर अभी भी उनके पीछे होते हैं। ट्रेंच के जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रोशनी की वजह से आर्थर और मेरा उनसे बच रहे होते हैं। वो गहराइयों में नीचे पहुंच जाते हैं, तभी आर्थर को एक रोशनी दिखाई देती है और वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो रोशनी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ट्रेंच के जानवर वही रुक जाते हैं। लेकिन वो रोशनी एक टोर्नेडो होता है। आर्थर और मेरा उसमें एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो एक दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं जो छिपा हुआ समंदर होता है, जहाँ एक जानवर मेरा को खाने वाला होता है कि तभी उसे कोई बचा लेता है और किनारे पर ले आता है। आर्थर भी मेरा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और जब वो आदमी अपना मास्क उतारता है तो और कोई नहीं बल्कि आर्थर की माँ अटलाना होती है। आर्थर और अटलाना एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर अटलाना उन्हें एक जगह लेकर जाती है जहाँ आर्थर अपनी माँ को कहता है कि डैड आज भी आपके इंतजार में हर सुबह उसी जगह खड़े रहते हैं, लेकिन आप पिछले 20 सालों से वापस क्यों नहीं आई। तो अटलाना उसे बताती है कि जिस पोर्टल में तुम आए हो वो यहाँ से निकलने नहीं देता, बस सिर्फ एडलन का ट्राइडेंट ही हमें यहाँ से निकाल सकता है जो उस झरने के पीछे है, लेकिन उसकी रखवाली करातन करता है जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस है। तो मेरा कहती है कि हम सब साथ चलकर उसे हराएंगे। तो अटलाना कहती है कि वो बहुत ही ताकतवर है और वो असली बादशाह को ही उस ट्राइडेंट को छूने देगा। आर्थर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आर्थर उस झरने के पीछे जाता है जहाँ एडलन का ट्राइडेंट रखा हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ करातन आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ करातन की पूरी बॉडी नहीं दिखाई जाती। आर्थर उस पर अटैक करता है, लेकिन करातन उसे बहुत मारता है, लेकिन तभी आर्थर अपनी पावर से उसे बात करता है। इससे करातन बहुत हैरान होता है कि आर्थर उसे सुन सकता है। वो आर्थर को कहता है कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसने बादशाह एडलन के बाद मुझसे बात की, और फिर उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो आर्थर कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं अपनों और अपनी दुनिया को यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन करातन उसे कहता है कि अभी तक जो भी यहाँ आया वो एडलन का ट्राइडेंट उनके हाथों से नहीं निकाल पाया, इसीलिए तुम भी कोशिश कर सकते हो। आर्थर उस ट्राइडेंट के पास जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है, जिससे एडलन की रूह उस ट्राइडेंट में समा जाती है और आर्थर में इतनी पावर आ जाती है कि वो सभी चीजों को कंट्रोल कर सके। फिर आर्थर उस झरने से बाहर आता है। अटलाना और मेरा आर्थर को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं फिर हमें ओर्म को दिखाया जाता है जो ब्राइन सल्तनत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि ब्राइन सल्तनत बहुत ही पावरफुल होती है। इसीलिए अगर ओर्म ने उनके बादशाह को मारकर उन पर कब्जा कर लिया तो ओशियन मास्टर बन जाएगा और उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक फौज होगी। इसीलिए आर्थर ब्राइन सल्तनत पर अटैक कर देता है। उन दोनों की सेनाओं के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। वहीं ओर्म ब्राइन के बादशाह के पास पहुंचता है ताकि उसे मारकर उसकी फौज को अपना बना सके और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जमीन में धमाका होता है और जमीन से करातन बाहर निकलने लगता है, जिसके ऊपर आर्थर बैठा हुआ होता है और हमें यहाँ करातन की पूरी बॉडी दिखाई देती है जो बहुत ही बड़ा और ताकतवर राक्षस होता है। और ये देखकर करातन पर हमला करने लगता है, लेकिन करातन पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो एक एक करके सभी शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वहीं आर्थर अपनी पावर से ओर्म के सभी जानवरों को अपने वश में कर लेता है, जिससे हम सारी फिशेस उसके साथ हो जाती है और वो ओर्म के सैनिकों और शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। लेकिन तभी ओर्म अपने शिप से आर्थर पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वहाँ मेरा आ जाती है और वो आर्थर से कहती है कि इस लड़ाई में लाशों के ढेर लग रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ओर्म को हराकर ये लड़ाई रुकवानी होगी। लेकिन आर्थर उसे कहता है कि अगर मैं उसे नहीं हरा पाया तो क्या होगा। तो मेरा कहती है कि पहले तुम पानी में कमजोर पड़े थे, लेकिन इस बार तुम उसे ऊपर ले जाकर खुली हवा में हराना। और फिर मेरा आर्थर को किस करती है, क्योंकि इतने वक्त साथ रहने से उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। और फिर आर्थर ओर्म को हराने के लिए उसके पास जाता है और वो उसे लेकर ऊपर जाता है।
है। बाकी सल्तनत के लोग भी ऊपर आ जाते हैं। ओर्म और आर्थर के बीच फाइट स्टार्ट होती है। आर्थर ओर्म पर भारी पड़ता है और उसे कहता है कि तुम हार मान लो और तख्त छोड़ दो, लेकिन ओर्म उसकी नहीं सुनता और उस पर अटैक करता है। और फिर आर्थर उस ट्राइडेंट को बहुत फास्ट मूव करता है। ओर्म उस पर वार करता है तो दूर जाकर गिरता है और फिर आर्थर ओर्म का ट्राइडेंट तोड़ देता है। यह देखकर वल्को बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी दी हुई तालीम को आर्थर ने अच्छे से सीखा था। आर्थर ओर्म को मारने लगता है लेकिन उसे नहीं मारता तो ओर्म कहता है कि मार दो मुझे क्योंकि अटलांटियन रहम नहीं करते। तो आर्थर कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तभी वहाँ अटलाना आ जाती है और ओर्म अपनी माँ को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो मर गई है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और अटलाना उसे बताती है कि आर्थर ने मुझे बचाया और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम गलत राह पर हो। लेकिन जमीन और समंदर अलग नहीं बल्कि एक ही है। और फिर वल्को वहाँ आकर ओर्म को कैद करवा देता है और कहता है कि इसे ऐसी जगह रखना जहाँ से सारा मंजर दिखे। और अब आर्थर अटलांटिस का नया बादशाह बन जाता है। वहीं फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो हर रोज की तरह अटलाना की याद में किनारे पर आ रहा होता है। तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ अटलाना खड़ी होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ कुछ रिसर्चर को ब्लैक मेंटा समुद्र में घायल हुआ मिलता है और फिर वो उसका इलाज करते हैं। और ये रिसर्चर वही डॉक्टर शिन होता है जो समुद्र में अटलांटिस की खोज कर रहा होता है क्योंकि उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था कि अटलांटिस सच में मौजूद है। ब्लैक मेंटा की तभी आँख खुल जाती है और शिन उससे पूछता है कि तुम्हारे हथियार अटलांटियन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। तो मेंटा उसे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं एक्वामैन तक कैसे पहुंचूंगा। और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।